शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, उत्तराखंड में सिंचाई व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब देखिए, उत्तराखंड में सिंचाई व्यवस्था किस तरीके से होती है अन्य राज्यों के सापेक्ष। अगर उत्तराखंड के अगर बात करें तो यहाँ किस तरीके से होता है। आपको ये भी पता है कि उत्तराखंड का जो भौगोलिक जो भूभाग है वो अन्य राज्यों के सापेक्ष क्या है, यहाँ बहुत सघन है, यहाँ बहुत जटिलताएं हैं। तो यहाँ पर देखते हैं। देखिए, उत्तराखंड के कुल प्रतिवेदी क्षेत्रफल के लगभग अगर हम बात करें तो 12.5% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। क्वेश्चन ये बनेगा कि उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल, उत्तराखंड के पूरे भूभाग में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि भूमि पर कार्य किया जाता है। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि 12% भाग पर ही किया जाए। उत्तराखंड में, संपूर्ण उत्तराखंड में 12% भाग में क्या किया जाता है, आपका ये कृषि कार्य किया जाता है। और राज्य में बोए गए कुल कृषि भूमि की अगर हम बात करें तो लगभग कितना प्रतिशत होगा। अगर 100 की अगर हम बात करें, जो मान लीजिए हमने कहा ये 100% है, तो 100% का अगर हम देखें कि कुल राज्य के अंतर्गत अगर हम देखें तो कृषि भूमि के लगभग कितना, 47% क्या है, प्रतिशत भाग पर सिंचाई की जाती है। सिंचाई जानते हो क्या होती है? सिंचाई किसे कहते हैं? खेतों में पानी देना खेतों में पानी देना। फसलों को। ठीक है। अब देखिए, हमने कहा है कि यहाँ पर कि उत्तराखंड में जो कुल कृषि भूमि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 47% क्या है, भाग पर ही किसाई क्या सिंचाई की जाती है। अब हमने कहा कि उत्तराखंड के कुल जो प्रतिवेदी जो हमें पूरा भूभाग अगर हम आते हैं उसके क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर हमें कृषि की जाती है। हम यहाँ पर दो चीज़ कह रहे हैं। एक कह रहे हैं कि कृषि कार्य कितने प्रतिशत की जाती है पूरे उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र में देखें तो 12% की जाती है। अगर हम राज्य में जो बोए गए जो अनाज है उस अनाज की अगर हम बात करें तो उसमें कृषि भूमि की अगर बात करें तो यहाँ पर 47 क्या है प्रतिशत यहाँ पे सिंचाई की जाती है। हम सिंचाई, अब राज्य में मुझे कोई ये बताएगा कि हमारे राज्य में किस तरीके से क्या बोलते हैं सिंचाई की जाती है, कोई बताएगा? सिंचाई का माध्यम क्या है हमारे राज्य में? चलिए बताइए। सर नहरें, छोटी कूले। हम्म। और इंदु जी बताइए। गुड इवनिंग सर। सर नहरें हैं, कूले हैं, हाँ। और जैसे देहरादून है, उधम सिंह नगर है, वहाँ पे ट्यूबवेल्स भी हैं। और जो पहाड़ी रीजन्स है वहाँ पे ज्यादातर कृषि हमारी वर्षा के ऊपर ही वो है, डिपेंडेंट है। ठीक है। और क्या हमारा, अगर हम पूरे भारत वर्ष को देखें तो भारत वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो भारत किस तरीके का देश है? कृषि प्रधान। कृषि प्रधान आपने कृषि कह दिया। प्रधान देश है। चलिए, कृषि प्रधान आपने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो हमारा क्या, हम हमारी जो कृषि है वो किस पर आधारित है? पूरा भारत की अगर बात करें तो भारत क्या है, पूरा क्या है, कृषि जो की जाती है वो क्या है, मानसून पर आधारित है हमारी वहाँ की। अगर हम जब उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य में अगर हम देखें, कुएं हो गए, तालाब हो गए, नदी होगी, झीलें होगी, नहर होगी, नलकूप होते हैं, झरनों आदि स्थानों का क्या, आदि संसाधनों का यहाँ पर प्रयोग किया जाए। आप मुझे बता दें, तालाब तो आप जानते हैं, कुएं तो आप जानते हो, नदियाँ, झीलें, नहर, और नलकूप किसे कहते हैं, बता सकते हैं? सर ट्यूबवेल्स को, ठीक या है। हैंडपंप। ठीक है। तो ये इन इन माध्यमों से किया जाता है। जैसे हमने कहा तालाब का पानी, हमने कहा अगर हम तालाब के पानी से जगह सिंचाई करते हैं, हमने वहाँ पर मशीन लगा के, पाइप लगा के डाली। और नदियों का पानी हमने क्या, गूलों के माध्यम से हमने क्या करा, गूल खींच खींच के हमने खेतों में की जाती है। तो ये हमारे क्या है, संसाधन है। तो इन संसाधनों का प्रयोग हेतु क्या जैसे उत्तराखंड राज्य में ये किया जाता है। अब यहाँ पर दो चीज़ महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा कि अब मैं कह रहा हूँ कि गढ़वाल मंडल के कुल सिंचित क्षेत्रफल के लगभग अगर हम बात करें तो अगर हम कुल सिंचाई जो की जाती है गढ़वाल मंडल के अंतर्गत तो 50.95 भाग पर क्या की जाती है, कुओं से क्या की जाती है। कुएं हो गए, तालाब हो गए, झरने हो गए, झीलें हो गई, पोखरे हो गए, तो यहाँ से सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गढ़वाल मंडल में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत सिंचाई का प्रतिशत क्या है, सिंचाई का प्रतिशत क्या है।
तो कितना प्रतिशत है, तो पूछा जाएगा तो आपको। 50 हाँ तो ये, हाँ 50.95। तो ये अलग अलग माध्यमों से हमने कहा, कुओं के माध्यम से कहते हैं या तालाबों के माध्यम से, झरनों के माध्यम, झीलों के माध्यम, पोखरों के माध्यम से, ये अलग अलग तरीके से किया जाता है। और देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, ये वाला क्वेश्चन बहुत सर्वाधिक रूप से बनता है कि राज्य में सर्वाधिक संचित क्षेत्र वाला जो जनपद है, कि सिंचाई वाला जो सबसे ज्यादा जिस राज्य या जनपद में सिंचाई की जाती है राज्य के, तो वो कौन सा है? उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर आपको पता है कि जो कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर उत्पाद होता है, चाहे हम धान गेहूँ या फिर कहें आपके जो मक्के होते हैं, या फिर कहें आपके जो गन्ना होता है, ये साराधिक रूप में इस जनपद में हमें देखने को मिलता है। उधम सिंह नगर है। और सबसे कम सिंचित वाला जनपद कौन सा है? चमोली। चमोली की भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर अगर देखा जाए तो कम जो सिंचाई वाला जो क्षेत्र है क्या है? चमोली ये है। और यहाँ पर देखिए कि कहता है कि साल 1985 में राज्य में लघु सिंचाई योजना के तहत निःशुल्क बोरिंग परियोजना प्रारंभ की गई थी। अब एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, सब लोग नोट डाउन करते हुए। मैं क्या बोलते हैं इंदु जी, आपसे कभी भी ये कह सकता हूँ कि आप मुझे जो जो मैं कहता हूँ कि आप मुझे पीडीएफ भेजो, तो आप कितना नोट डाउन कर रहे हैं, तो उसके जब आप पीडीएफ भेजोगे मुझे पता चल जाएगा कितना वो कर रहे हो। मैंने आपसे पहले ही करके, जब भी मैं आप लोगों का पेपर बनाऊंगा तो आपके नोट से ही बनाऊंगा। मैं बीच बीच में इसीलिए कहता हूँ कि आपसे ये प्रश्न नोट डाउन करिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने कहा कि सबसे जी सर। अधिक उधम सिंह नगर है, सबसे कम सिंचाई वाला जो सिंचित क्षेत्र जो होता है जहाँ पर सिंचाई की जाती है वो सबसे कम क्या है? चमोली। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बन रहा है, ये क्वेश्चन को मैं बना रहा हूँ, देखिए उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष निःशुल्क बोरिंग योजना प्रारंभ की गई थी? 1985। तो ये सन को याद रख लीजिए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, और इस चीज़ को मनन कर लीजिए। जो बच्चा ऑनलाइन भी देख रहा है तो ये मत सोचिए कि ये श्रृंखला आपकी बहुत ही नॉर्मल सी लग रही है, अगर जिसमें परीक्षा में पूछे जाती है और बहुत ज़्यादा मार्मिक हो जाती है। तो हमने कहा कि 1900 बोरिंग योजना क्या है सर? बोरिंग जमीन से क्या की जाती है? बोरिंग की जाती है ना, कि हैंडपंप वगैरह जो आप क्या जी किया जी जाता है शहरों में, आपने देखोगे बड़े बड़े ट्यूबवेल लगाए जाते हैं, वो बोरिंग करके तो नीचे निकाली जाती है। अभी आपने देखा जी था जी। एक घटना घटी थी इसी साल, जैसे कि आपको पता होगा कि जैसलमेर में बोरिंग की जा रही थी, तो वहां से जमीन से इतना ज्यादा पानी निकला कि वो जो बोरिंग करने वाली जो मशीन है उसी के अंतर्गत क्या होगी, डूब गई थी। ठीक है, देखा था। इसी को ही बोरिंग कहा जाता है, जो जमीन के अंदर का जो भूमिगत जो जल होता है उस जल को सिंचाई के रूप में प्रयोग करने के लिए क्या किया जाता है? बोरिंग की जाती है, जिससे कि फसलों को पानी समय समय पर दी जाए। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो जिस तरीके से आपका परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, मानसून परिवर्तन कहें, जलवायु परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है कि जिस समय बारिश होनी चाहिए उस समय बारिश नहीं हो रही। अभी मैंने परसों भी आपको कहा था कि आप देखोगे जो चंपावत जनपद है, चंपावत जनपद में जबकि काफल जो आते हैं मार्च के बाद आते हैं, तो अभी जनवरी के महीने में ही क्या हो गया था, काफल आना शुरू हो गए। तो क्या बेमौसमी फलों का क्या हो रहा है, समय आ चुका है। तो ये तमाम चीजें हैं। अब हमने कहा कि बोरिंग राज क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लघु सिंचाई योजना के तहत निःशुल्क बोरिंग योजना उत्तराखंड में कब लाई गई थी? 1885 में लाई गई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंचाई के लिए 1885 में कौन सी योजना को क्रियान्वित किया गया था? कौन सी योजना थी वो? बोरिंग योजना। ये योजना थी, निःशुल्क बोरिंग हाँ योजना। ये थी निःशुल्क बोरिंग योजना था। राज्य के शिवालिक से दक्षिण, और ये देखिए दक्षिण, हमने जब पढ़ा था उत्तराखंड का भौगोलिक दृश्य पढ़ा था, तो हमने वहाँ पर ये देखा था, मध्य हिमालय देखा, शिवालिक श्रेणियाँ देखी थी, दून घाटियाँ देखी थी, सारा कुछ हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर ये देखिए ये आता है कि राज्य के शिवालिक से दक्षिण तथा और दून के जो क्षेत्रों में सिंचाई हेतु नलकूपों का विकास बढ़ रहा है। अगर हम देखें जो शिवालिक क्षेत्र होता है, जो तलहटी वाला जो क्षेत्र, अगर हम देखें जैसे कि आप देहरादून की जो क्षेत्र जो आता है वो शिवालिक हिमालय की उसमें आ जाता है, उस क्षेत्र से आ जाता है। शिवालिक से दक्षिण तक का अगर हम देखें, दक्षिण दिशा की तरफ देखें, तो ये वाला जो क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में जो सर्वाधिक रूप से जो सिंचाई की जा रही है वो नलकूपों के, जिसमें बोरिंग की जा रही है। जगह जगह पर आपको अलग अलग जगह पर क्या है, बोरिंग आपको देखने को मिलता है। बड़े बड़े किसान क्या करते हैं, बोरिंग करते हैं तो ज़मीन से पानी निकालते हैं, ठीक है। तो ज़मीन से पानी निकल रहा है, मुझे कोई बता सकता है कि
जो वैज्ञानिकों द्वारा जो ये अनुमान लगाया गया है कि इस समय तक धरती का जो जल स्तर है, जो ग्राउंड वाटर है, वो जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। 2056 वो समय वैज्ञानिकों द्वारा ये कह दिया गया है कि 2056 तक भारत में जिस तरीके से बोरिंग हो रही है, जिस प्रकार से नलकूपों का विकास तीव्रता से बढ़ रहा है, तो आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा विकट होने वाला है। हमारे लिए पानी की भी क्या है, पीने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। जिस तरीके से जमीन का पानी निकाला जा रहा है, क्योंकि वर्षा हो नहीं रही, क्योंकि आपने देखा होगा चारों तरफ क्या है, सीमेंट कर दिया गया है चारों तरफ, तो जमीन को अंदर पानी जाने के लिए जगह नहीं मिल पा रही। जो भी बारिश हो रही है वो क्या हो रही है, या तो सीधे जमीन के अंदर वो पानी नहीं पहुंच पा रहा, जिसके कारण नदियों के माध्यम से वो क्या हो रहा है, गाढ़ गधेरों के माध्यम से समुद्र में जाके मिल जा रहा है। तो हमारे जो वास्तव में जो जो सी लेवल है, तो वो कभी वो घटता ही जा रहा है, ना कि बढ़ रहा है। तो 2056 तक का ये समय दिया गया है। तो याद रखिएगा, हमने कहा कि सरहदी रूप में जो नलकूपों की संख्या किस क्षेत्र में बढ़ रही है? शिवालिक कुमाऊं। कुमाऊं कहाँ से आगे बेटा, इसमें दून घाटियों में बढ़ रही है। सर दून क्षेत्र ओनली। ठीक है सर। शिवालिक से दक्षिण हाँ, तो ये और दून क्षेत्र बेसिकली में। अगर हम देखें तो दून क्षेत्र में अगर कहें, तो यहाँ पर सारथी रूप में क्या होता है, जो ये नलकूप हैं इनको बहुत ज़्यादा इनका बढ़ावा बढ़ रहा है। तो गढ़वाल मंडल में अगर देखें, नलकूपों से कितना प्रतिशत सिंचाई की जाती है? 5.57% ये की जाती है। अब देखिए, अब वहीं पर अगर देखिए, ये कहता है कि कुमाऊं मंडल में 44.57% क्षेत्रफल पर क्या कहते हैं, सिंचाई की जाती है। हमने कहा कि यहाँ से नलकूपों से जो सिंचाई की जा रही है, नलकूपों से वो 5.57% है। और कुमाऊं में अगर देखोगे तो यह आंकड़ा बढ़ रहा है। तो कुमाऊं मंडल में क्या है, अगर देखोगे 44.57% क्षेत्र पर सिंचाई की जा रही। तो सिंचाई का मतलब है कि यहाँ पर रेशियो बढ़ रहा है, क्योंकि जो ये जनपद है, जो आपका उधम सिंह नगर है, ये जनपद क्या है, जैसे नैनीताल का भी कुछ क्षेत्र आ जाता है, और ये तराई वाला जो क्षेत्र है, हमने कहा कि तराई वाला क्षेत्र, इंदु जी आपको हमने पूर्व में जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर देखिएगा, हमने जब तराई क्षेत्र की जब बात करते हैं, भाबर की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा, चाहे चंद्रवंश के समय में हो या फिर पंवार वंश के भी यहाँ पर दखलान जाती है, मुगल काल में भी यहाँ रहे, दिल्ली में बैठे हुए जो शख्स थे, इस क्षेत्र में उनकी निगरानी रही थी। हर समय इस क्षेत्र को किसी न किसी जो राजा था उसके द्वारा इस क्षेत्र को जीता जा रहा था। तो ये क्षेत्र जीतने का मेन उद्देश्य क्या था? जैसे आपने कहा था कि चंद्रवंश के अंतर्गत जो अंतिम राजा था, यहाँ पर उनको राज्यपाल के तौर पर भी नियुक्ति किया जाता था। शिवदेव जोशी को यहाँ पर नियुक्ति किया गया था। ठीक है, वो वाला क्षेत्र इसके अधीन दे दिया गया था, क्योंकि ये जो क्षेत्र था किसके लिए समृद्ध माना जाता है? सर ये उपजाऊ था। उपजाऊ तो था, किस चीज के लिए समृद्ध माना जाता है? ये खाद्यान्न। सर आर्थिक दृष्टि से। हाँ, आर्थिक जी दृष्टि सर। से। आर्थिक दृष्टि कब होगी? परसों इंदु जी ने कहा था कि यहाँ से जो सालाना कितना लाख रुपए का आमदनी हो रही थी? 9 लाख का। 9 लाख रुपए। 9 लाख। देखिए, उस समय की बात करें, जब हम चंद्रवंश के समय की बात करें, तो 9 लाख की आमदनी जब इस तराई भाबर क्षेत्र से हो रही थी, तो सोचिए आज ये जो क्षेत्र है, ये इसीलिए इतना ज़्यादा क्या है, क्योंकि ये तराई का जो क्षेत्र है, चाहे वो पर्वतीय जो हिमालयी कंदराओं से जो भी पानी जो निकल के आता है, जो अपने साथ वो चीज़ें बहा के लाता है, मिनरल्स चीज़ें लेके आता है, तो ये वाला जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। डेल्टा जो बनते हैं इसी क्षेत्र में ज़्यादा ही बनते हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर फसल कहें तो आर्थिक तौर पर ये जो क्षेत्र था बहुत ही ज़्यादा सशक्त था, हर कोई इसे जीतना चाहता। तो इसलिए इस क्षेत्र में जो 44.57% क्षेत्र पर सिंचाई। क्वेश्चन पूछा जाएगा, वह कौन सा मंडल है जिस मंडल में 44.57% क्या की थी, क्षेत्र में सिंचाई की जाती है? कौन सा मंडल है? कुमाऊं। कुमाऊं मंडल। अब गढ़वाल मंडल की अगर हम बात करें, गढ़वाल मंडल में नलकूपों से कितने प्रतिशत सिंचाई की जाती है? 5.57। अब मेरे को ये बताइए, यहाँ पर हमने कहा नलकूपों से, कह रहा हूँ क्या फिर जो ये कुमाऊं का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी नलकूपों से ही होती है या अन्य से? सर नलकूपों से भी होती है, अन्य से भी होती है। अन्य का जो रेशियो वो कम है। तो बेसिकली अगर देखें तो 44 पॉइंट अगर हम कहें, तो ये इतना जो है ये नलकूपों से ही यहाँ पर हो रही है। ठीक है,
समझ में आ रहा है? तो इतने क्षेत्र से ये हो रही है। जी। अब सिंचाई क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो इन क्षेत्रों में नहरों का अभाव है। अब नहरों का अभाव कैसा है? अब मान लीजिए रामगंगा बहती कहीं और है, कोसी नदी बहती कहीं है, और उस पानी को वहां तक पहुंचाने के लिए क्या है, बहुत वो जो लागत से दुगना वो लग जाता है। तो इस क्षेत्र में नहरों का क्या है, जो अभाव हमें देखने को मिलता है। और वहां अगर हम कहें तो सारा जहां नहरों का अभाव होगा तो वहां साधन रूप में किन चीजों का प्रयोग किया जाएगा? नलकूपों का। नलकूपों का प्रयोग किया जाएगा। नदियों द्वारा नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। ये प्रणाली अत्यधिक खर्चीली होने के कारण इसका विकास कम हुआ है। अब देखिए, हमने कहा नहर है, कोई कोई नदी है। अब नदी से पानी लाने के लिए अगर हमने कहा नहरों में नलकूप क्या बनाए थे, नहरें बनाई जाती है। नदी से अगर हम पानी ला रहे हैं तो नहरें बनाई जाती है। तो नहरें बनाने के लिए पहले क्या जाती है, नहरों को खोदो, फिर पत्थरों से उसे चिनाई करो। फिर हमने कहा कि अगर हम पर्वतीय क्षेत्र से ला रहे हैं, मान लीजिए हमने 20 किलोमीटर दूर से अगर हम कह रहे हैं कि हमने क्या करा है, किसी नदी से पानी को हम खेतों की तरफ ला रहे हैं। अब 20 किलोमीटर की दूरी से हम ला रहे हैं, तो ये सोचिए कि पहले तो उस नहर को खोदो, फिर उसमें सीमेंटेड करो। अब मान लीजिए कालांतर में क्या हो, थोड़ी सी बारिश हुई तो नदी में पानी का बहाव ज़्यादा है, तो वो अपने बहाव के साथ वो जो नहर बनी है उसको ले ले जाता है। बाई चांस मान लो से वहाँ से भी नहर आगे प्रारंभ होती है, तो कहीं पर क्या होता है, ऊपर वाला खेत है टूट जाता है, तो नीचे वो नहर पर आग गिरता है। या कहीं नहर कहीं पर लीकेज करने शुरू हो जाती है, तो वो दीवार टूटती है, तो वहाँ से नहर टूट जाती है। तो कहने का मतलब है, ये इतनी ज़्यादा खर्चीली व्यवस्था है। इससे बेहतर क्या है, लोग क्या करते हैं, नलकूपों का सारथी रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसलिए नदियों के माध्यम से ना के बराबर क्या होती है, सिंचाई होती है। जो क्षेत्र नदियों के माध्यम से लगे हुए हैं तो वहीं पर ही होती है। तो देखिए, अब हमने कहा कि नलकूपों के माध्यम से क्या होता है, ये आप एक चलचित्र देख पा रहे होगे, पानी को इस तरीके से आप देख पा रहे होगे किस तरीके से खेत में सब्जी लगाई जाती है। तो इस तरीके से क्या की जाती है, पानी सिंचाई की जाती है। अब देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, साल आता है 2018 में, दिसंबर का महीना था। सिंचाई विभाग के अधीन अगर देखें कुल नहरें, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराखंड सिंचाई विभाग के अधीन कुल कितने नहरें आती हैं, कुल कितने नहरों का आवंटन है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2,963 क्या है, नहरें किसके अंतर्गत आती हैं, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड सिंचाई विभाग के अंतर्गत जो नहरों की अगर बात करते हैं। ठीक है, नहरों की संख्या कितनी है, 2963, या कहें 2,963 क्या है, नहरें उत्तराखंड में भी हैं। और जिनकी लंबाई अगर देखें, अगर इन तमाम जो ये नहरें हैं, नहरों की अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो 12,067 क्या है, वर्ग किलोमीटर दूरी, या कहें इतने किलोमीटर की क्या है, ये नहरें हैं। अब देखिए, राज्य में अगर कुल नहरों की लंबाई कितने वर्ग किलोमीटर है, पूछा जाए कितने वर्ग किलोमीटर की है, तो 12,067 वर्ग अब किलोमीटर। आपको यहाँ पर क्या दिया जा सकता है, देखिए यहाँ पर दिया है कि 12,067 अगर दिया जाता है, तो वहाँ पर कहीं दिया जाता है 12,068, या फिर कहें 76। इस तरीके से जब भ्रमित करने के लिए एक दो डिजिट का अंतर आएगा, तो आपको वो एक दो डिजिट का अंतर को भी देखना है। कहीं पर 12,000 दिया जाएगा, कहीं पर 11,000 दिया जाएगा, कहीं 12,080 दिया जाएगा। तो वहाँ पर कहोगे यार 12,000 तो था, मगर कितना था एक्चुअली, जो था 12,067 क्या है, ये वर्ग किलोमीटर ये है। अगर नहरों की हमने कहा कि जो कुल नहरें इतनी हैं। अब राज्य में गूले पोखर द्वारा सिंचाई की जाए, गूल किसे कहते हैं जानती हैं, नहीं सर। क्या जी होता है? सर, जो छोटी छोटी नालियां निकालते हैं बिल्कुल ना। सही, बिल्कुल सही। अब मान लीजिए इस खेत में हमने सिंचाई करनी, ये क्या होती है, छोटी छोटी नालियाँ ऐसी चली जाएंगी, ऐसे करके चली जाएंगी, इनके बीच से पानी जाता है, इधर उधर उसको मेड़ लगा के इधर उधर पानी डाल दिया जाता है। तो सही कह रही हैं बिंदु जी। अब देखिए, पोखर को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, पोखर, पोखर हम कहते हैं ना यार, खाल। खाल। आजकल हमने कहा कि जी सर। आपसे कि उत्तराखंड सरकार अभी सरहदी रूप में जो चीजें कार्य कर रही हैं, जो बेनाब भूमि, चाल खाल बनवा रही हैं सर। हाँ चाल खाल बना रही हैं बेनाब हाँ भूमि पर, हमने सर, ये कहा। पानी जो पानी राखो आंदोलन था सच्चिदानंद भारती का, उसमें भी पढ़ा था हमने ये खाल वाला। खाल वाला पढ़ा था आपने, बिल्कुल सही कहा। तो ये खाल वाला, ममता जी, हमने परसों इस पे हमने चर्चा भी की थी। और यहाँ पर रेणु जी आपसे हमने भी पूछा था कि चाल खाल का उद्देश्य क्या है।
और किसी ने कहा था कि जंगली जानवरों को पानी पिलाने के लिए भी हुई थी चर्चा, याद आ रहा है आपको? जी सर। तो बेसिकली ये चाल खानों का मेन उद्देश्य है कि हमें जिस तरीके से हमारा ग्राउंड वाटर जो हम निकाल रहे हैं, जो हमारे पोखर हैं, जो जो नौले हैं, जो गधेरे हैं, आज सूख जा रहे हैं, तो अगर यदि पानी को चाल खाल के माध्यम से अगर जमीन के अंदर भेज दिया जाए, तो जो हमारे जो मैदानी क्षेत्र में जो ग्राउंड वाटर जिस तरीके से रफ्तार से घट रहा है, तो उसकी भरपाई कौन करता है? ये चाल खाल करते हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में पोखरों को किस नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर चाल खाल का। अब क्वेश्चन खाल। पूछा, हाँ खाल ये कहा जाता है। तो गधेरों से पानी के सिंचन और वर्षा जल को एकत्र करने हेतु पोखरों का निर्माण किया जाता है। अब हमने कहा कि पोखर क्या होते हैं, समझ में आ गया, चाल खाल जो होते हैं। अब पोखर क्या होता है, बेसिकली अगर हम देखें एक मैं एक शब्द आपको बताता हूँ, शायद आप सभी को ये भी स्मरण होगा, मुझे लगता है कि सभी को आता होगा। इंदु जी आपको आता है नहीं आता है, पहले आपसे क्वेश्चन ये करता हूँ, फिर उसके बाद विद्या जी इसका क्वेश्चन का आंसर देंगी। मुझे बताओ खाओ किसे कहते हैं? ये पहाड़ी शब्द है, कुमाऊनी शब्द है, खाओ किसे कहते हैं? इंदु जी आप बताओ पहले। सर हिंदी वाला खाओ पता, कुमाऊनी का नहीं पता। खाओ क्या है पहले बताओ। ज्यादा खाने वाला चलिए नहीं, अब ये नहीं बता, पता सर। ये विद्या जी आप बताओ। सर कहीं जमीन में गड्ढा करते हैं बहुत बड़ा ना, तो वहां पे पानी जो रुक जाता है उसे खाल कहते हैं, पानी को रोकने के लिए। सलमा जी आप बताओ। सर मुझे नहीं पता। तो खाओ का मतलब होता है, जो अभी विद्या जी ने इसका बात की, क्या होता है पहाड़ों में, या कहें बेसिकली ये होता है कि कहीं पर या तो प्राकृतिक तौर पे कहीं पर क्या होता है, जमीन से जो पानी के स्रोत फूट फूट जाते हैं, जब वर्षा होती है तो पानी के स्रोत क्या होते हैं, फूटने शुरू हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब ये पानी के स्रोत जब फूटने शुरू हो जाते हैं, बेसिकली अगर आपको मैं बताऊं, जब पानी के स्रोत फूटते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, पानी इकट्ठा होता है, तो लोग क्या करते हैं वहाँ पर खड्डा खोद देते हैं, बड़ा बड़ा चौड़ा जैसे तालाब जैसा बना देते हैं। तो तालाब जब बना देते हैं तो वहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, पानी इकट्ठा होता है तो क्या होता है, जो मवेशी हैं जो जंगलों में गाय चरने जाती हैं, तो वो उनका भी पीने के यूज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो सिंचाई के लिए भी वो काम आ जाते हैं। तो इसलिए ये खाओ को, जो खाओ कहा मैंने ना, जो खाओ है उसको ही अगर हम देखें, उसको खाल कहते हैं या उसको पोखर कहते हैं। पोखर का ही दूसरा स्वरूप क्या है, खाल, या फिर पोखर, या फिर खाओ, एक ही है। ये तीनों भाषाओं में, अगर मैंने कहा कि हिंदी में कह दिया हमने पोखर, और खाल हमने कह दिया जो बेसिकली जो उच्चारित किया जाता है, अगर हम ठेठ पहाड़ी में कहेंगे तो खाओ कहेंगे। तो याद रखिएगा, खाओ भी क्या होता है, पानी को जो खाओ में पानी भर जाता है तो वो भी क्या होता है, जमीन के अंदर पानी को स्टोर करता है। जब जमीन के अंदर पानी स्टोर हो जाता है तो फिर वो ऊपर ही सतह पर उसका पानी ही पानी रहता है, जिससे कि मवेशी या फिर सिंचाई के लिए जब पानी की समस्या पैदा हो जाती है, तो इन्हीं खाओं के माध्यम से गांव घरों के जो लोग होते हैं वो अपने मवेशियों के लिए, अपने दैनिक जीवन में जो पानी का प्रयोग करते हैं, तो इसी खाओ से वो अपनी पूर्ति करते हैं। अब ड्रिप स्प्रिंग सिस्टम कम पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों के लिए क्या है, औद्योगिक फसलों के लिए उपयोगी सिस्टम होता है। तो बेसिकली अगर इस तरीके का हमने कहा कि जैसे खाओ होगा तो ये ड्रिप लगाई जाती हैं, ठीक है, कहीं कहीं पर जैसे ये आप देख पा रहे होगे, अलग अलग इस तरीके से क्या पानी ये ड्रिप के माध्यम से क्या होता है, इधर उधर फैलता है, तो हर पौधे को क्या होता है, कहीं ना कहीं पानी मिल जाता है, जिससे कि पूरे खेत को तरबतर नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। अब आते हैं, देखिए महत्वपूर्ण चीज़ें मैं ला रहा हूँ, इसको भी ध्यान से देखिएगा। हम बात करें कि महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हो सकती हैं, घटनाक्रम क्या होंगी, तो इसमें देखिए, राज्य में कृषि क्षेत्र में उपलब्ध हेतु वर्ष 2019 में खाद्यान्न उपलब्ध उत्पादन में प्रशंसा पुरस्कार, 2018 में जैविक इंडिया अवार्ड प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य में कृषि क्षेत्र में उपलब्धि हेतु वर्ष 2019 का जो पुरस्कार किस रूप में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था 2019 में, और 2018 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उन पुरस्कारों के नाम बताओ। बहुत महत्वपूर्ण है ये जो प्रश्न है। जो दूसरा यहाँ पर देखो, उत्तराखंड में बासमती जो जो चावल जो उत्पादित होते हैं, जो बासमती चावल सबसे ज़्यादा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध बासमती चावल कहाँ उत्पादित होते हैं,
देहरादून, और दून ये घाटी। ये चावल कहाँ को एक्सपोर्ट होता है पता है आपको? नहीं सर। अब इंदु जी, अब देहरादून में हो तो आपने ये वाला बासमती चावल देहरादून का खाया नहीं होगा। सर मैंने तो खेत भी नहीं देखा यहाँ पे। हाँ, तो ये वाला जो चावल होता है, ये अमेरिका जैसे हो गया, और ये कौन सा ये स्विट्जरलैंड, या कौन सा ये सिंगापुर, ज़्यादातर ये सिंगापुर को ही है, बाहर विदेशों को जाता है। और ये जो बासमती चावल है ये जाता है इंडिया के जो आवाज की इंडिया के जो टॉप। उनको समझ में आया सर, आवाज कट गई। मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज नहीं सर आपकी। आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? तो अब आ रही है। सुनाई नहीं दिया सर। अब काम नहीं। आराम से सुनिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ सर अभी आ रही है, अभी आ रही है। उत्तराखंड में जो बासमती चावल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहाँ के होते हैं तो पूछा जाएगा तो दून घाटी के चावलों में बासमती सर्वाधिक रूप में प्रसिद्ध है। और ये जो चावल है ये आपके जो अमेरिका हो गया, और साथ ही मैंने अभी सिंगापुर की बात करें, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन देशों में यहाँ का चावल सप्लाई होता है। और ये जो चावल है हम लोगों के पास भी नहीं आता होगा, हम इसको ले भी नहीं पाएंगे, महंगा है। और ये जो चावल है ये, जैसे हमने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े फूड कॉर्नर जो बड़े बड़े होते हैं ना, जैसे हमने कहा कि इंडिया मार्केट होता है जो बिग बिग बाजार जैसे, उसमें होता है अच्छी क्वालिटी का। पहले क्या होता है, बड़े बड़े बिग बाजारों में जाता है, जहाँ पर जैसे मॉल सर। सेलिब्रिटी लेते हैं, वहाँ पर ये सर आ रखा है इधर। हाँ, क्या बोला आपने? सर कुमाऊं की हल्दी और सर कुमाऊं की हल्दी, धनिया इधर कैंटीन में मिल रहा है, और दून का जो बासमती चावल है ना उसका पैकेट भी कैंटीन में आ रखा है। हाँ, यहाँ मिल जाएगा। मगर एक चीज बता, आता तो लेबल है कि बासमती है, ठीक है। अब ये बासमती कहाँ का है ये उसका जिक्र नहीं होता, तो हम कहते हैं कि हमारे घर में बासमती चावल है, हमने कहा कि महाराजा बासमती चावल। अब इसमें ये थोड़ा कह रहा है कि महाराजा कौन है, उसने कंपनी ने अपना तो प्रचार किया बासमती चावल के नाम से। अब जो देहरादून के जो खेतों में या कहीं दून घाटी के जो क्षेत्र में जो बासमती चावल होती है, तो वो अगर उस इलाके से आप गुजरोगे तो आपको उसकी सुगंध ही इतनी मनमोहक होती है, तो बहुत शानदार तरीके से, जैसे मैं कहता हूँ ना कि जो जैसे जो रात की रानी वाले जो फूल होते हैं जब रात में खिलते हैं तो महक जाता है पूरा वातावरण, उसी तरीके से ये दून का जो चावल है वो भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब देखिए, कृषि के मामले में सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? कृषि के मामले में जो सर्वाधिक रूप में तराई भाबर। तराई भाबर का क्षेत्र क्यों है बेटा, बताइए क्यों है? क्योंकि सर यहाँ पे खादानी सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था भी सबसे ज्यादा है, और जो नलकूपों के थ्रू भी सबसे ज्यादा है, और मतलब प्राचीन काल से यहाँ पे उत्पादन की क्षमता बहुत ज्यादा है। अब मैंने चलिए बताइए कि आपने तो कहा कि ये तराई भाबर क्षेत्र में कितने नलकूपों का प्रयोग किया गया है? सर 44 पॉइंट कुछ था, 57। और दून घाटियों में, 40 गढ़वाल में 5.57। 5.57। गढ़वाल में सर ठीक 5.57 है। नलकूपों के थ्रू। अब मुझे बताइए कि कुल नलकूपों की संख्या कितनी है? हमने आगे कहा कुल नलकूपों की संख्या कितनी थी? जो सिंचाई विभाग की जो नहरें हैं, सॉरी नहरों के बारे में बात करो, ठीक है, 2963, ठीक है। सर नहरें तो 2963 हैं। ठीक है, अब यहाँ और पर आ सर रहे, नलकूपों की तो संख्या नहीं हम कर सकते हैं ना, वो प्राइवेट हाँ में हाँ, तो वो खुल रहे उसके हैं। हमने सिर्फ उसका औसत निकाल दिया है कि कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। हमने यहाँ पर जी कहा कि नलकूपों का हमने कहा कि प्रतिशत जी जो सर। ओवरऑल हमने प्रतिशत को निकालेंगे वो नहीं लगा। हर कोई व्यक्ति के, अगर किसी भी व्यक्ति विशेष, अगर हम काशीपुर का इलाका देखें, काशीपुर का इलाके को देखो तो प्रत्येक घर में क्या होगा, हैंडपंप होगा, बोरिंग करी होगी। तो अब उसको भी हम क्या नलकूपों की श्रेणी में ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, पहले प्रश्न चिन्ह ये बनता है। समझ में आ रहा है? अब नलकूप कौन से होंगे जी जिससे सर। जिससे पर्टिकुलर, अगर मैं कहूँ कि मैं अपने पीने के लिए, नहाने के लिए, या अपने दैनिक जीवन के लिए, अगर जिस पानी को अगर मैं
जमीन से निकालने हो या फिर कहीं बोरिंग करके निकालना हो, तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये सिंचाई के उसमें जो हम बेसिकली जो बड़े सिंचाई के लिए आवाज रुक रही है। सिंचाई के लिए ही जिसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमने कहा कि कृषि के मामले में उत्तराखंड का समृद्ध क्षेत्र कौन सा माना जाता है? सर उधम सराई सिंह भाबर नगर। का सर। जनपद की अगर हम सराय बात करें, बहादुर। सर उधम सिंह उधम नगर। सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर। अब देखिए साल आता है 1934 में, चाय बागान के विकास हेतु चाय के बीज चीन से मंगाए गए। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1834 भारत में किस वर्ष चाय के बागान हेतु चाय के बीज किस देश से मंगाए गए थे? चाइना। से। तो मुझे ये बता सकते हैं कि चाय की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? सर चाइना। सर अल्मोड़ा में। चल झूठी। अच्छा, अल्मोड़े में हुई थी चाय का क्या बोलते हैं उत्पत्ति? सर सर वैसे चाइना तो चाइना। भवाली में भी है इसका वो चाय चाय पत्ती बागान। अरे बेटा, सबसे ज्यादा तो कोसानी चाय के का बगान तो तुम्हारी घर के पास में है, अगर देखा जाए तो। हाँ सर यहाँ भी है। सर भवाली में भी है। मेरा क्वेश्चन ये था मेरा क्वेश्चन ये था सिंपल सा। मैंने कहा कि चाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो चीन से हुई है। सर चीन से। हाँ, चीन से हुई थी। तो ये बताइए, चाय के बीज जो मंगाए गए थे चाइना से, वो किस वर्ष में मंगाए गए थे? 1834 अठारह सौ 1834 में। मुझे बता सकते हैं तो दुनिया में पानी के बाद जो स्वादिष्ट रूप में जो पेय पदार्थ है वो कौन सा है? चाय सर चाय चाय। है। और चाय पीने में सबसे नंबर वन कंट्री कौन है? इंडिया। सही बात। भारत। नहीं, चाइना ने कम कर दिया है। वो इंडिया भारतीय। उस ग्रोथ में अगर आप देखोगे, इंडेक्स 2020 का देखोगे तो उसमें अमेरिका नहीं, सॉरी, भारत ऊपर आ चुका है, ठीक है। भारत बहुत ज्यादा चाय का क्या करता है। क्वेश्चन आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवाते हो? हाँ जी। ये इस तरह के प्रश्न आप कौन से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हो सर? मैं ओवरऑल उत्तराखंड की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं कोई भी हैं उसके लिए, या हम लोग लोअर पीसीएस के दृष्टिकोण से चल रहे हैं। ज़्यादा वार्तालाप न करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए हमने कहा कि भारत में अब पहले नंबर पे आ चुका है, और उत्तराखंड के गठन के पश्चात उत्तराखंड में उत्पादित होने वाले चाय को कैच ब्रांड के नाम से बेचा। जब उत्तराखंड में अगर हम बात करें कि उत्तराखंड में जो चाय का उत्पादन होता था उसको किस ब्रांड के आधार पर उसे बेचा जाता था, बता सकते हैं? कैच ब्रांड के। अब वर्तमान समय में उत्तराखंड में चाय को किस ब्रांड के माध्यम से बेचा जाता है? अब उत्तराखंड में जो उत्पादित जो चीजें बन रही हैं, जो उत्तराखंड में जो बन रही है, तो आपने देखा हिमांद्री करके एक ब्रांड है, आंध्री। हाँ जी। तो उसके माध्यम से उसके तहत ये चीजें बिक रही हैं, याद रख रहे। तो हिमांद्री क्या है? उत्तराखंड का जो ISI जो कहते हैं ना, ISI का क्या ब्रांड से उसको क्या मिल गया, तो उसके आधार पर सारी चीजें बिक रही हैं। तो बेसिकली अगर आप देखो तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैच ब्रांड के नाम से उत्तराखंड में कौन सा उत्पादित वस्तु उसको बेचा जाता है उसको, तो क्वेश्चन बनेगा तो आपको कैच ब्रांड था। अगर आप देखिए यहाँ पर कहता है कि उत्तराखंड का जो चाय बोर्ड कहाँ है? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में किस स्थान पे है पूछा जाएगा तो ये चौगान बाटा, अल्मोड़ा चौगान बाटे में ये स्थित है, तो याद रखिएगा। अब उत्तराखंड में मात तौल हेतु क्या होता है? मात तौल हेतु प्रयुक्त जो साधन होते हैं, नाली मन नाली मुट्ठी। मठ मुठी, ये जी जो भी हैं आपके देख पा रहे होगे, ये सारी चीजें हमने अभी जब हमने पढ़ा था चंद्रवंश के टाइम पे भी, हमने करों की बात करें तो यहाँ जी पर भी, सर, चंद्रवंश के टैक्सेस में। तो उस टाइम पे हमने सारे इन चीजों के पहले, नाली क्या थी, मुट्ठी क्या थी, बिस्वा क्या था, ज्यूलिया क्या था, तामी क्या था, टीका क्या था, हप्पी क्या था, टाका क्या था, हुमानी क्या थी, पिटाई क्या थी, बीसी, ये एक शब्द आता है यहाँ पे बीसी, हमने पढ़ा था। बीसी क्या है बता सकते हैं? इंदु जी
हमने बीसी। सर वैसे वैसे बीसी नहीं पता, लेकिन ये पता है कि जब सोमचंद को ब्रह्मदेव ने 14 बीसी वो दी थी, जमीन दी थी। हाँ, तो ये भूमि को मापने का ही ये क्या। मतलब भूमि मापन की वो हाँ, है। तो हम यहाँ पे क्या रहे हैं, मापने वाली चीजों को ही तो हम बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या थी, ये मापने वाले ही क्या थे, सारे तरीके के क्या थे, एक साधन थे। तो अब याद रख लेते, ये सारे माप तौल के जो क्या है संसाधन थे उत्तराखंड में। तो आपको ये इन चीजों को ध्यान है। अब पर्वतों में अगर कहें तो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, जो सीढ़ियाँ अधिक से अधिक 15% भूमि के ढलान तक बनाई जाती है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर्वतीय क्षेत्रों में जो सीढ़ी थी अधिकतम कितने प्रतिशत ढलान में इसको बनाया जाता था। तो 15% भूमि जो होती थी ढाल तक ये बनाई जाती, 15% भूमि के ढाल पर तक ये बनाई जाती थी। ठीक है। अब उत्तराखंड में कृषि तथा पशुपालन में सर्वाधिक अगर हम बात करें, क्या है, 7% योगदान महिलाओं का होता है। कृषि भूमि अगर हम उत्तराखंड की तो लाइफलाइन की अगर हम बात करें तो वो महिलाएं हैं। तो कृषि के क्षेत्र में जो सर्वाधिक रूप में जो कृषि करती हैं, पशुपालन करती हैं, वो उत्तराखंड में सर्वाधिक रूप में महिलाएं सर्वाधिक रूप में करती हैं। अब जाके थोड़ा सा डेयरी फार्म ये आ गई हैं, तो तब थोड़ा सा इसमें क्या कर रहे हैं, जो पुरुष थे, पुरुष भी उसमें कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी अब दे रहे हैं। क्योंकि अब ये क्या हो गया, अब ये कहीं ना कहीं ये एक व्यवसाय बन चुका है। तो इसलिए इस तरफ क्या हो रहा है, अब पुरुषों का भी कहीं ना कहीं रोजगार के माध्यम से यहाँ पर पुरुष भी अपना योगदान दे रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कृषि और पशुपालन में उत्तराखंड की महिलाओं का कितना प्रतिशत योगदान रहा है। 60, 65, 70, 80 पूछा जाएगा। तो आपको 100% याद होना चाहिए, 60% 60। महिलाओं का योगदान क्या है आपके इसमें है। अब देखिए, तराई क्षेत्र में सूरजमुखी की खेती की जाती है। क्वेश्चन पूछा जाए उत्तराखंड का वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर विशेष रूप से सूरजमुखी की खेती की जाती है। तराई भाबर का क्षेत्र है। तराई भाबर का। ठीक है। अब राज्य में कृषि योग्य भूमि कितने प्रतिशत है। 13। 13% है। वर्षा था, अगर हम वर्षा पर आश्रित है अगर हम बात करें, जो बेसिकली करके जो आप हम कहें रेन पर जो डिपेंडेंट अगर कहें जो क्षेत्र हैं, दो क्या है, वर्षीय लोकप्रिय फसल चक्र होता है। तो वर्षा पर आधारित अगर हम देखें क्षेत्रों में, जो क्षेत्रों में 2 वर्ष के कालांतर में लोकप्रिय फसल की अगर बात करें, तो चक्र की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, धान, गेहूं, मडुआ ये आता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये 2 चक्र के दौरान में ये चीजें आती है। अब देखिए, राज्य में ज्यादातर और क्या लिखा है, जू ट्यूरू का प्रयोग गेहूं आदि खाद्यान्न फसलों को पीसने में हेतु किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, राज्य में खाद्यान्न फसलों को पीसने के लिए किन का प्रयोग किया जाता है। एक जतार हो गया। मेरी आवाज आ रही है। जी सर, पर कट जा रही बीच में ना। हाँ, तो ये इनका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, राज्य में मडुआ का निर्यात कहाँ किया जाता है। मडुआ का जापान। देखिए, हमारे उत्तराखंड के जनमानस को आज मडुआ नसीब नहीं हो रहा है, मगर ये जो मडुआ बेसिकली जिन जहाँ जहाँ जिन जिन गाँव में हो रहा है, तो वहाँ से इकट्ठा करके ये क्या उच्च दामों पर ये जापान को निर्यात किया जा रहा है। अगर आपने देखा होगा मार्केट में जो मडुए की नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, खाए हैं, आए आते हैं। सर मोमोज आ रहे हैं, मंडुए के मोमो। हाँ, तो मडुए के मोमो आते हैं। तो ये देखो कितना हुआ है।